Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay. So, as expected, we are on exercise number 7.3. Oh, 2, sorry, 7.2. Last exercise of your chapter. उसके last के few questions है, उसको हम खत्म करते हैं और chapter भी खत्म करते हैं. So, मुझे sequence बताओ कौन से नंबर के क्वेश्चन में हो? 7. और इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री. तो उसके लिए सुपर सीरियस हो जाना. इस चैप्टर के बाद का जो टॉपिक्स है. क्वेश्चन नंबर 7, sorry. Find the coordinates of a point P where AB is the diameter. बात है नहीं? Find the coordinates of a point A, sorry, where AB is the diameter of a circle where whose center is 2, -3 and B is 1, 4. Radhika, please explain the question to us. What are the given points in the question given? ठीक है. एक सर्किल गिवन है, उसका डायमीटर क्या गिवन है? AB. डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड. वेरी गुड. लॉन्गेस्ट कोड. कोड मतलब क्या होता है? जो सर्किल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, सर्किल के ऊपर लाए होने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, उसको कोड बोलते हैं. तो बहुत सारे कोड्स बन सकते हैं एक सर्किल में. ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है. इन सब में सबसे लंबा कोड वो होगा जो सेंटर से पास थ्रू करेगा. क्लियर? और उस कोड को कहते हैं डायामीटर. क्या कहते हैं? तो डायामीटर क्या गिवन है? AB. आपको आज हंसाएगी ये? सोच लो जल्दी से. नहीं हंसाएगी ना? अब पहले बता दो, क्योंकि अब हंसे तो क्लास से बाहर जाओगे. AB इज द डायमीटर. ठीक है. अगर हमको किसी चीज से प्रॉब्लम है तो हम उसका समाधान पहले ही कर लें. ऐसा नहीं कि सर प्रॉब्लम तो है लेकिन मैं समाधान तो नहीं करूं, मैं तो प्रॉब्लम में उलझी रहूंगी, तो वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है. जितने दिन एक्सेप्टेबल था चल गया. यस. सो AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल. आगे बढ़ो. सर्किल का सेंटर को आप P मत लो बेटा, O लो. जब भी लो O लो. स्टैंडर्ड लेटर उसके लिए फिक्स है O. हाँ. 2, -3. यस, वेरी गुड. अच्छा, और B के कोऑर्डिनेट्स भी क्या गिवन है? 1, एंड B इज 1, 4. तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, दिख रहा है वहां पे 1, 4 है वो. ठीक है. और हमको फाइंड आउट किसके कोऑर्डिनेट्स करने हैं? A के कोऑर्डिनेट्स करने हैं. B के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4. ओके. अब ये तो सब लोग जानते होंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए, कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर को आधा आधा कर देता है. मिड पॉइंट होता है. Center is the midpoint of the diameter. That means center will divide diameter in the ratio 1:. Center will divide the diameter in the ratio 1:1. ये तो for sure है. तो अब आप इस सर्किल को भूल जाओ तो ये एक सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन बन गया. कहने के लिए सर्किल का क्वेश्चन था, लेकिन उसको भूल जाए तो अभी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जिसके अंदर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. तो इसका मतलब हुआ कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होने का मतलब क्या हुआ? कि पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है. पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है. रेशियो ऑफ डिवीजन भी गिवन है. एंड पॉइंट्स में से एक एंड पॉइंट गिवन है और दूसरा एंड पॉइंट मिसिंग है, जिसको फाइंड आउट करना है. तो चार चीजों में से तीन चीजें गिवन हो तो चौथी निकल सकती है. चार चीजों में से दो चीजें कौन सी थी? दो एंड पॉइंट्स. तीसरी चीज कौन सी थी? पॉइंट ऑफ डिवीजन. और चौथी चीज कौन सी थी? रेशियो ऑफ डिवीजन. कौन कौन सी गिवन है? पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन, रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन, दोनों एंड पॉइंट में से एक एंड पॉइंट गिवन. तो चौथा एंड पॉइंट हम यहां से यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का भी मिड पॉइंट केस यूज करेंगे. जनरल फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1:1 अगर गिवन है तो हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसे हम मिड पॉइंट केस बोलते हैं. शुरू हो जाएं. चलो, स्टार्ट राइटिंग. ड्रॉ द फिगर एंड स्टार्ट राइटिंग. Here AB is given as the diameter of the circle. AB is given as the diameter of the circle with center O. सर्किल का सेंटर हम O लेटर से या आगे चल के जब 11th 12th में जाएंगे तो C लेटर से डिनोट कराएंगे.
अभी के लिए O चलने दो, और O के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है, तो आई विल पुट द कोऑर्डिनेट्स 2, -3। यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स साथ में गिवन है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सेंटर का कौन सा है और बी का कौन सा है। तो लैंग्वेज को क्लियरली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि बी का मुझे को साफ साफ लिखा है, b इज 1,4। बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और वो किसके हैं, फिर देखो लिखा है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डन। हो गया इंट्रोड्यूस क्वेश्चन? नहीं हुआ अभी, अभी बी के कोऑर्डिनेट्स कहां लिखे? AB is given as the diameter of the circle with center O. Also the coordinates of the end point B, the coordinates of the end point B of diameter AB are given as क्या गिवन है? 1,4 है क्या? अब इंट्रोड्यूस हो गया पूरा क्वेश्चन। सेंटर पता चल गया, डायमीटर पता चल गया, AB में से B पता चल गया, A पता करना है। अब रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन नहीं है, पर मुझे पता है, तो बताना पड़ेगा। क्या पता है मुझे? क्या पता है मुझे? 1:1। तो क्या लाइन लिखूंगा? वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, now we know that center is the हाँ सही है, center is the midpoint of the diameter। ये सब जानते हैं, center is the midpoint of the diameter, ये तो अंडरस्टूड है। तो अगर सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट है तो रेशियो ऑफ डिवीजन हमारे साथ में हमको मिल चुका है। सो रेशियो ऑफ डिवीजन दैट इज इक्वल टू AO इज टू OB। कितना हो जाएगा? 1:1। AO से O की लंबाई और O से B की लंबाई का रेशियो 1:1 हो जाएगा। हो जाएगा? डन। तो अब यूज कर ले मिड पॉइंट केस। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला वी हैव जैसे ही रेशियो 1:1 मिल जाए तो यू कैन स्ट्रेट अवे यूज द मिड पॉइंट केस। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि रेशियो 1:1 है इसलिए मैं मिड पॉइंट केस यूज कर रहा हूं। सीधे यूज करो। 1:1 के अलावा और कोई रेशियो है तो मिड पॉइंट केस यूज नहीं कर सकते। सो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, तो मिड पॉइंट केस के सेक्शन फॉर्मूला के फॉर्मूलाज मुझे मयंक बताएगा, मयंक जैन। मिड पॉइंट केस के सेक्शन फॉर्मूला के फॉर्मूला बताओ दोनों। x इक्वल्स टू x+1, x1 + x2, x+1 नहीं, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज लेना है दोनों कोऑर्डिनेट्स का, एंड y कोऑर्डिनेट के y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यह है मिड पॉइंट केस का छोटा सा सेक्शन फॉर्मूला। और अगर जनरल केस की बात करते हैं तो फिर m1 m2 का भी इसमें रोल होता, m1 x2 m2 x1 वो सारा होता। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, तो सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाने चाहिए। ओके, अब इसमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है। अगर मुझे दोनों एंड पॉइंट गिवन होते तो मैं x1 और x2 की जगह रख देता और x निकल जाता, यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन निकल जाता। पर उल्टा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, एक एंड पॉइंट गिवन है यानी x2 गिवन है, और निकालना क्या है? पहला वाला एंड पॉइंट यानी कि x1। तो इसको ऐसे इक्वेशन की तरह ट्रीट करो, जो है वो पुट अप करो, जो मिसिंग होगा अपने आप निकल जाएगा। समझ गए? समझ गए शीतल? नहीं समझे? देखो, ये एक एंड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट, ये दोनों गिवन होते हैं तो पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे निकालता? मैं पहला एंड पॉइंट यहां रखता, दूसरा एंड पॉइंट यहां रखता, जोड़ता, डिवाइडेड बाय 2 करता, तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट निकल जाता। लेकिन वो तो निकला पड़ा है तो उसको निकालना नहीं है, उसको बस यहाँ पे x की जगह पुट अप करना है। और इन दोनों में से एक चीज मिसिंग है, कौन सी? x1 मिसिंग है, इसके कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है ना, और x2 गिवन, x2 क्या है? 1।
समझ गए? तो क्वेश्चन उल्टा है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों गिवन है और ये निकालना है, ये दोनों गिवन है, x और x2 गिवन है और x1 निकालना है। सिमिलरली यहाँ पे y और y2 गिवन है और y1 निकालना है। अभी समझ गए? ओके अब देखो ये तो हम पुटअप अभी करने वाले हैं, लेकिन इधर स्क्रीन पे देखो, इन केस ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू पैटर्न पे आता है तो देखो इधर 1 से मैं 2 पे गया तो 2 से किस पे जाऊंगा? खत्म कहानी, बराबर गैप में चलेंगे ना, कि नहीं चलेंगे? नहीं आया समझ? एक से कितने कदम मैं इधर जाऊं, 1 से मैं 2 पे गया तो कितने कदम आगे बढ़ा? तो अब 1 कदम ही और चलूंगा क्योंकि वो सेंटर में मिड पॉइंट है, तो 2 से 1 कदम और आगे बढ़ा 3। अब देखो यहाँ पे 4 से -3 हो गया, तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं पीछे खिसक रहा हूं। कितने कदम पीछे खिसका? 7 कदम पीछे खिसका। 4 से -3 +4 से -3, देखो 4 कदम पे तो 0 हो गया और 3 कदम और नीचे गया, तो 7 कदम नेगेटिव जा रहा हूं, तो -3 से 7 कदम और नेगेटिव चले जाऊं तो -10। तो आंसर तो मैं जस्ट इन 30 सेकेंड्स निकाल सकता हूं अगर एमसीक्यू पैटर्न पे आ जाए तो। अभी निकाल के दिखा देते हैं, यही आएगा 3, -10। आप उन दोनों का पैटर्न चेक करो, उसी पैटर्न से आगे बढ़ो। समझ गए क्या? समझ गए? तो ऐसे शॉर्टकट्स हमारे पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, हर प्रकार के टेक्निक्स हमारे पास होनी चाहिए, कभी कौन सी टेक्निक लगती है, कभी कौन सी टेक्निक। ठीक है, ओके चलो अभी तो सब्जेक्टिव पैटर्न में तो फिर सॉल्व करके दिखाना है, ऐसे शॉर्टकट में नहीं चलना है। पुट अप द वैल्यूज। तो x की वैल्यू क्या है? 2, रख दो 2। x1 मिसिंग है, x2 मिसिंग नहीं है, x2 क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा तो 4 की वैल्यू हो गई x1 + 1। 4 की वैल्यू क्या हो गई? x1 + 1, तो x1 की वैल्यू होगी तो 1 को इधर भेजेंगे तो 4 - 1 हो जाएगी, 4 - 1 is 3। वैसे भी 3 आ रहा था अभी शॉर्टकट से। चलो इधर आओ, एंड y की वैल्यू क्या है बेटा? 4 इक्वल टू y1 मिसिंग है, y2 की वैल्यू क्या है? गलत लिख दिया, y की वैल्यू 4 नहीं है, y की वैल्यू -3, y की वैल्यू है -3, y1 मिसिंग है, y2 की वैल्यू है हमारे पास +4 होल डिवाइडेड बाय 2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × -3 -6 इक्वल टू y1 + 4। तो 4 को इधर भेज दूं मैं -6 के पास, तो -6 - 4 गिव्स मी -10। तो 3 आ गया इसका x कोऑर्डिनेट और -10 आ गया इसका y कोऑर्डिनेट, और शॉर्टकट से भी वही आ रहा था। तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम। व्हाट वुड बी द क्लोजिंग स्टेटमेंट? हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स of the point A, required coordinates of the point A are, बोलो x कोऑर्डिनेट क्या निकाला था? 3, x कोऑर्डिनेट 3 था और y कोऑर्डिनेट -। चेक करो आंसर, बोलो एनी डाउट्स? पीछे दिखाऊं, कुछ नोट करना हो तो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले? मजा नहीं आ रहा ना? मुझे बड़ा आ रहा है, आपको नहीं आ रहा? जाओ फिर बाहर, जिसको मजा नहीं आता वो बाहर जा सकता है, मैं तो जाने से रहा, आप ही जाएंगे जिसको नहीं आ रहा। तो मजा आता नहीं है, जबरदस्ती दिलवाना पड़ता है और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक आने लगता है। मतलब एक बार आप इंटरेस्ट लोगे फिर टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट होता जाएगा। अब पहली बार तो इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा, आप मन से सोच के आओगे नहीं पढ़ना मुझे, तो नो टीचर कैन एजुकेट यू, ठीक है ना? हमसे एक बार सोच के आओगे हाँ पढ़ना है। हाँ नंदिनी, आगे देखो क्या, बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आइए 8th one। If A and B are this and this respectively,
यानी ए के कोऑर्डिनेट्स ये रहे और बी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। ठीक है, आगे बढ़े। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी पे आप निकाल के बताओ। सच दैट AP इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे 3 पॉइंट्स का गेम है। दो के तो उन्होंने दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, तीसरे के आपको पता करने हैं। और इन 3 पॉइंट्स में क्या कनेक्शन है, तो जो बाद वाला कनेक्शन है वो पहले पढ़ लेता हूं मैं। बाद वाला कनेक्शन क्या किया है उन्होंने कि P जो है AB के ऊपर लाया कर रहा है, दैट मींस तीनों के तीनों कोलिनियर है। और जब पता चला कि तीनों के तीनों कोलिनियर है तो सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, और उसके बाद फिर रेशियो से, रेशियो कहां गया, तो इस बार रेशियो थोड़ा सा स्पेशल तरीके से दिया हुआ है। ये रेशियो ही है, इधर से रेशियो निकालना है, इस इंफॉर्मेशन से मुझे रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है। यहां से रेशियो ऑफ डिवीजन निकल जाएगा, ये एंड पॉइंट्स रहे, निकालो पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब रेशियो ऑफ डिवीजन कैसे निकलेगा बस वो सोच लो। ठीक है, क्लियर। चलो एक चीज और सुनो, अगर ये लाइन हमको ना गिवन हो तो अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि अब पता ही नहीं है कि पी पॉइंट कहां है। ठीक है, एक चीज समझो, देखो एक चीज समझाते हैं आपको। लेट से ये लाइन है, उस क्वेश्चन को छोड़ो और अलग से एक चीज समझा रहा हूं। लेट से एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ओके। मान लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल पी पॉइंट यहां है, मान लो पी पॉइंट यहां है, ओके। और ऐसे मान लो कि पी पॉइंट जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो रेशियो है मेरा 1:2, 1:2। एक हिस्सा इधर, दो हिस्से उधर। एपी 1 सेंटीमीटर है तो पी भी। अब आप सपोज करो ये पी जो है, ये पी जो है थोड़ा सा शिफ्ट होकर ऊपर चला जाए, यहां चला गया। अब आप ए से लेके पी तक का रेशियो और पी से लेके बी तक का रेशियो निकालेंगे ना बेटा, तो आज भी 1:2 ही आएगा। आज भी रेशियो क्या आएगा, मतलब ए से लेके पी तक की लंबाई नाप लो आप डिस्टेंस फार्मूला से। जैसे आप ए से लेके पी तक की लंबाई नाप रहे थे तो ए से लेके पी तक की लंबाई अब भी नाप सकते हो, और पी से लेके बी तक की लंबाई फिर से नाप लो डिस्टेंस फार्मूला से। और इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो देखो, तो वो रेशियो आज भी क्या निकल के आएगा। और अगर आप उसी सीध में आगे बढ़ जाओ, आज भी रेशियो क्या निकल के आएगा। और नीचे आ जाओ, आज भी रेशियो क्या निकल के आएगा। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक थोड़ी ना है, अनंत है। हाँ, लेकिन जैसे ही मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं नहीं पी तो ए बी के ऊपर लाया कर रहा है, अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूनिक तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो ये लाइन गिवन होनी चाहिए कि पी जो है ए बी पर लाए करता है। अगर नहीं करता है तो पी के बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पी पॉइंट्स हैं उस कोऑर्डिनेट प्लेन पे जो एपी और बीपी 1:2 बनाते हैं रेशियो में। समझ गए क्या। तो इस लाइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, एंड मोर ओवर जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ना तब ही सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है। तो उस लिहाज से भी वो लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये तो था कुछ
यस, तो दिस इज द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू यू। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब आपको रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन है, एपी इक्वल टू 3/7 AB, इस तरीके से वो रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन है। और पी जो है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, वो लाइन सेगमेंट ए बी पे लाया करता है, तो ये बात भी हम कहेंगे। ऑल्सो इट इज गिवन दैट point P lies on line segment AB. Point P lies on AB. अब अपन एक फिगर बनाते हैं, एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करूंगा मैं और उस पे पॉइंट P लाया करवाऊंगा। लाइन सेगमेंट AB और उस पे पॉइंट P में लाया करवाता हूं, लेट्स से यहां। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ हो गया। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो भी मार्क कर दो, -2, -2, और बी के हैं 2, -2। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है एवरीथिंग? और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, और पॉइंट ऑफ डिवीजन के जब कोऑर्डिनेट्स मिसिंग होते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं, एक्स वाई मान लो। फिर इस बार तो एक्स वाई मानने में कोई हर्ज ही नहीं है किसी भी प्रकार का। एक्स वाई हम कब मानते थे, जब पॉइंट ऑफ डिवीजन मिसिंग होता था। आज मिसिंग है, बहुत देर के बाद मिसिंग है। एक तो शुरू में मिसिंग होता था, फिर बीच में बार बार गिवन हो रहा था, अब जाके मिसिंग हुआ है। तो वहां पे डाल दो एक्स कोमा वाई। चलिए, नाउ द मेन थिंग इज दैट हाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ डिवीजन। वो दे दो सर, रेशियो ऑफ डिवीजन दे दो, फिर बाकी हम पे छोड़ दो। सही है, रेशियो ऑफ डिवीजन देने के अब अपने को टेक्निक्स देखनी है। रेशियो ऑफ डिवीजन डायरेक्ट नहीं दे रहा कि 1:2 है, कि 2:3 है, कि 7:8 है। एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें से दे रहा है। अब वहां से हम रेशियो ऑफ डिवीजन कैसे निकालेंगे, इसके भी 2-3 तरीके हैं। सारे तरीके अपने को सीखने हैं। देखो, अब मैं एक बार इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, क्या गिवन है। गिवन दैट, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बोलो? AP इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। लिखो, AP इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। लिख दी मैंने इंफॉर्मेशन एज इट इज। बोलो, अब इस इक्वेशन में कौन सी दो डिस्टेंसेस शामिल हैं अभी, AP और, तो इस इक्वेशन से आप AP और AB का रेशियो तो निकाल सकते हो। किस किस का रेशियो निकाल सकते हो? AP मतलब A से लेके P तक की दूरी, और AB मतलब टोटल AB दूरी। तो टोटल AB दूरी का क्या चार्ट डालूंगा मैं? मुझे किसकी चाहिए? AP इज टू PB चाहिए। क्या चाहिए? AP के बाद मुझे AB नहीं चाहिए, टोटल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? PB चाहिए। ये मेरा टास्क है। अभी सपोज करो यहाँ पे ये AB की जगह AP ही दे देता, तब तो मजा आ जाता। AP नहीं मतलब BP दे देता। क्या दे देता? BP दे देता। तो AP और BP का ही रेशियो चाहिए आपको, AP और BP का ही रेशियो चाहिए आपको, और AP और BP का ही रेशियो इस इक्वेशन से निकल जाता। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने किस किस का रेशियो दिया? AP इज टू AB का रेशियो दिया। अब देखो, एक तरीका है कॉमन सेंस। देखना कॉमन सेंस का तरीका, मुझे बताओ, इसको अगर मैं रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये AB इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर AP के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। टेल मी, AP बाय AB डिवाइड हो जाएगा, तो उधर क्या रेशियो बना? 3:7 या 3/7। इसका मतलब क्या हुआ? इसको, इस रेशियो को कैसे रीड करोगे आप? इसका मतलब यह है कि अगर AB 7 यूनिट है तो उसमें से AP कितना यूनिट है? 3। यानी वो 7 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो इधर आओ स्क्रीन पे, अगर ये टोटल 7 यूनिट है AB, तो उसमें से AP कितना यूनिट बता रहा है ये? तो अगर 3 यूनिट ये है, टोटल 7 है, तो बचा हुआ कितना हुआ? आ गया रेशियो 3:4। आ गया रेशियो 3:4। भाई टोटल 7 है, उसमें से इतना पार्ट 3 है, तो अगला पार्ट कितना होगा? 4 होगा। तो 3:4 रेशियो आ गया ना। बट ये तरीका हम एग्जाम में नहीं लिख सकते, ये कुछ डायरेक्ट ही स्ट्रेट हो गया। हाँ, MCQ है तो लिख सकते हैं, MCQ पैटर्न है तो एग्जाम में लिखने का तरीका भी बता रहा हूं। लेकिन रेशियो ऑफ डिवीजन देखते ही जल्दी से पता करने का तरीका समझ आया?
एक बार तो आप देखते ही ऐसे पता कर लेना कि साहब इसमें रेशियो ऑफ डिवीजन 3:4 आने वाला है, फिर आप उस जो मेन तरीका है उससे भी करेंगे हम, और फिर मैच भी कर लेना कि इससे भी 3:4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लिखने वाला तरीका बताऊं कि लिखेंगे कैसे इसको, मतलब सॉल्व करके कैसे पता लगाएंगे कि 3:4 है। ये तो हमने क्या अंदाजे से पता लगाया, ये 7, ये 3, तो ये 4, बट इस प्रकार के अंदाजे लिख नहीं सकते ना, तो क्योंकि ये एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर थोड़ी ना है, ये रेशियो है। रेशियो मतलब अगर ये 7 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, तो ऐसा थोड़ा कि ये 7 सेंटीमीटर ही है, ये 70 भी हो सकती है, ये 700 भी हो सकती है, क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो 3:4 रेशियो डिवीजन आने वाला है, ये मुझे पता है। इतना नोट डाउन हो गया क्या सबका? इतना नोट डाउन हो गया? अब यहां से एक दो टेक्निक समझो बच्चों। इतना नोट डाउन हो गया सभी का? नीलेश, ये नोट डाउन हो गया? तो फिर हाँ कैसे कर रहा है, जल्दी करो, और फिर सबका ध्यान ऑन द स्क्रीन। हो गया इतना नोट डाउन? हो गया? अवधि पीछे कौन बैठा है? शैली, हो गया इतना नोट डाउन? जैसे हो गया, चलो अब ये वाला जो रेशियो है AP बाय AB इक्वल टू 3/7, मैं एक बार नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ और बिल्कुल फ्रेश समझेंगे क्या गिवन है हमको। AP बाय AB इक्वल टू 3/7। आप सबसे पहले तो इस रेशियो में ये डिसाइड करो, बातें नहीं बिल्कुल, आप सबसे पहले इस रेशियो में ये डिसाइड करो कि क्या तो है और क्या चाहिए। तो आपको AP बाय AB का रेशियो चाहिए क्या? चाहिए, वो तो है ना, आपको चाहिए किसका रेशियो? AP, रफली लिख देता हूं मैं, साइड में बगल में लिख दिया मैंने, क्या चाहिए मुझे? AP बाय BB चाहिए सर मुझे। तो अब जो है और जो चाहिए इन दोनों को कंपेयर करो, तो मैं इस डिसीजन पे आया कि सर कुछ भी करके AB को PB में ट्रांसफॉर्म करना है। AP तो नो चेंज, क्योंकि जो चाहिए वो है, लेकिन मुझे AB नहीं चाहिए, इसकी जगह क्या चाहिए? तो पहले तो वो रेशियो लिखो जो है, फिर वो बगल में वो कहीं रफली लिख लो कि मुझे क्या चाहिए। मुझे जो रेशियो चाहिए उसमें डिफरेंस क्या है, समझ आया? तो क्या डिफरेंस है? AB की जगह मुझे क्या चाहिए? PB चाहिए। AB की जगह क्या चाहिए? AB की जगह मुझे PB चाहिए। अब आप फिगर की तरफ जाएंगे एक बार फिर से, AB की जगह क्या चाहिए मुझे? PB। फिगर की तरफ आप जाओ और आप देखो जो आपको चाहिए और जो आपको गिवन है और जो आपको चाहिए उसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो आपके पास क्या है? AB, आपको चाहिए PB, तो AB और PB में से बड़ा छोटा कौन है? लेंथ देखो उसकी, इतना तो पता चल ही रहा है, AB बड़ा है PB छोटा है, यानी कि कुल मिला के बात इतनी हो गई, PB बड़ा है, AB बड़ा है, PB छोटा है। ठीक है, AB बड़ा है, PB छोटा है, मुझे AB से PB में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि बड़े से छोटे डिस्टेंस में लेके आना है मुझे इसको। तो आप ध्यान से सुनना, अगर बड़े से छोटा करना है तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, और छोटे से बड़ा करना है तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ये दो रूल याद हुए, ये दो थंब रूल याद हुए। अगर बड़ी डिस्टेंस से छोटी डिस्टेंस बनानी है तो सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, और अगर छोटी डिस्टेंस से बड़ी डिस्टेंस बढ़ानी है तो फिर दूसरा थंब रूल क्या है? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब आपको क्या करना है वो आपको चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में मुझे बड़े से छोटा करना है, क्या करना है? तो यानी कि 1 माइनस होगा दोनों साइड से, ये चीज तो डिसाइड हो गई, लेकिन किस स्टेप पे माइनस होगा वो भी सुनो। तो अब वापस में चलूं उधर, इधर आओ। तो इसमें दोनों में से 1 1 माइनस होगा, ये तो मुझे पता है, हो सकता है कि इसी स्टेप में 1 माइनस करना पड़े, लेकिन चेक करना पड़ेगा किस स्टेप पे करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट चीज आपको जो रखना है वो चीज होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, और जो बदलना है वो चीज होनी चाहिए न्यूमरेटर में। क्या सुना? दूसरा रूल, आपको जो रखना है वो चीज होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, और जो बदलना है वो चीज होनी चाहिए। तो AP और AB में से क्या रखना है और क्या बदलना है? AP रखना है, AB बदलना है। तो अभी तो उस फॉर्म में नहीं है ना जिस फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि जो बदलना है वो ऊपर होना चाहिए, इसमें जो रखना है वो ऊपर रखा हुआ है। तो मैं पहली स्टेप ये करूंगा कि इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB बाय AP, और RHS का भी करना तो क्या हो जाएगा? अब मैं उस स्टेप पे पहुंच चुका हूं जहां पे जो रखना है वो नीचे है और जो बदलना है वो ऊपर है। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फ्रैक्शंस में हम जब भी ऐड करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन में कोई भी नंबर ऐड करो, डिनोमिनेटर नहीं बदलता, नहीं बदलता ना।
तो इसलिए मुझे डिनोमिनेटर में वो रखना है जिससे मुझे नहीं बदलना। समझ गए? ओके। अब इसके बाद वही चीज जो अभी हम डिसाइड कर चुके थे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 ये हो गई कि आप रेसिप्रोकल करके उसको इस तरीके से अरेंज करो, जो रखना हो वो तो डिनोमिनेटर में आ जाए, जो बदलना हो उसको न्यूमरेटर में पहुंचा दो। इन केस ऑलरेडी ऐसे अरेंज है तो कुछ मत करो, और इन केस नहीं है तो ऐसे अरेंज कर दो। कर दिया। अब फिर स्टेप नंबर 2 है कि आपको बदल के किस में जाना है। अगर वो छोटी से बड़ी है तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, और अगर वो बड़ी से छोटी है तो सब्ट्रैक्टिंग 1। तो मुझे ए बी से पीबी में जाना है, ए बी से मुझे पीबी में जाना है, यानी बड़े से छोटा। तो दैट मींस आई विल व्हाट आई विल डू, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स में से 1 1 घटाओ, बी कैट। तो एलएचएस पार्ट है मेरे पास ए बी बाय ए पी, उसमें से भी मैं 1 घटा दूंगा -1, और आरएचएस पार्ट है मेरे पास 7/3, इसमें से भी मैं 1 घटा दूंगा। और छोटे से बड़ा करना होता तो +1 दोनों साइड कर देता। ठीक है, अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो यहाँ पे एपी एलसीएम आ जाएगा, टेल मी, और वहां पे 3 एलसीएम आ जाएगा, टेल मी। आ जाएगा। एपी के ऊपर एबी है तो यहाँ पे एबी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और 3 के ऊपर 7 है तो वहां पे 7 कॉपी पेस्ट हो जाएगा। माइनस माइनस, अब करो मल्टीप्लाई, एपी 1 जा एपी 1 जा एपी, एंड फ्रॉम हियर ऑन 3 1 जा 3। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आप फिगर में जाके देखो कि ए बी में डिस्टेंस में से एपी डिस्टेंस घटा दूं तो क्या बचेगा। क्या कर लो चाहे से फिगर में, ये ए से लेके बी तक में से अगर मैं ए से लेके पी ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं तो बचेगी क्या, पीबी। तो मैंने ए बी को ट्रांसफॉर्म कर दिया पीबी में। अब जो एक्सप्रेशन नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है उसमें ए बी कहीं नहीं दिखाई देगा, जो दिखाई देगा वो कौन होगा, पीबी। और नीचे तो वाला तो बदला ही नहीं, एपी का एपी रह गया, तो वो रेशियो मिल गया मुझे। समझ गए ना? चलो, सो ए बी माइनस एपी इज नथिंग बट पीबी डिवाइडेड बाय एपी, और उधर भी करो 7 - 3 इज 4/3। अभी भी एक काम करना है, अभी भी ये रेशियो वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मुझे रेशियो किसका चाहिए, चेक करो, एपी इज टू पीबी। लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम, कभी भी राइट टू लेफ्ट थोड़े चलते हैं। और अभी मेरे पास रेशियो है किसका, पीबी इज टू एपी, यानी इधर से इधर का रेशियो है, जबकि मुझे क्या चाहिए, इधर से इधर का। तो एक बार और रेसिप्रोकल कर दो, फिर काम हो जाएगा। तो एक बार और टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, तो पीबी बाय एपी का रेसिप्रोकल हो गया एपी बाय पीबी, और उधर आरएचएस में 4/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/4। अब मुझे बताओ, आपको एपी इज टू पीबी का ही रेशियो चाहिए था, मिल गया। इंप्लाइज एपी इज टू पीबी इक्वल टू 3:4। डन डन। अब बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस ये चीज है कि इस रेशियो से ये रेशियो कैसे बनाया आपने, ये सीख लो। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा ये सीख लो। तो दो ही रूल है, एक तो जिसको बदलना हो उसको न्यूमरेटर में पहुंचाओ, जिसको रखना हो उसको डिनोमिनेटर। दूसरा रूल, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना हो तो -1 ऑन बोथ साइड्स, और छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना हो तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। और फिर जो कैलकुलेशन है वो करते रहना, एलसीएम एलसीएम लेते रहना, तो ऑटोमेटिक वो रेशियो वो बन जाएगा जो आपको चाहिए। डन। तो रेशियो ऑफ डिवीजन है, एंड पॉइंट्स पहले ही थे, अब मेरा क्यों वेट कर रहे हो, निकालो पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपने कहा था ना सर रेशियो ऑफ डिवीजन दे दो बाकी हम संभाल लेंगे, दे दिया, संभालो। दैट इज रेशियो ऑफ डिवीजन, लिख देता हूं मैं। रेशियो ऑफ डिवीजन हो गया हमारा M1:M2। क्या हो गया बताओ, 3:4 आया। तो ये M1 और M2 की वैल्यू भी आ गई, एंड पॉइंट्स पहले ही थे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, वी हैव एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। यस, आप बताओ, मैं नाम नहीं जानता। नेक्स्ट टू नीलेश, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताओ, सेक्शन फॉर्मूला।
बैठ के बताओ। आप बताओ। M1 समीक्षा बताओ। M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस, मतलब M1 प्लस M2। क्या नाम है आप दोनों के बेटा? ध्रुव। श्लोक बोला, ध्रुव बोला? ध्रुव। एंड यू? यश। ध्रुव एंड यश, ये फॉर्मूला देख लिया? ध्यान से देखो। ध्रुव एंड यश, याद हो गया फॉर्मूला? पक्का? ओके ध्रुव, अब y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताओ। बस x को y से रिप्लेस करो। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M। याद हो गए? कल फिर पूछूंगा दोनों, x के भी और y के भी, समझ गए? अच्छा, और दूसरा हमने एक कोड भी याद किया था, आप शायद नहीं थे उस टाइम। ऐसे कोड याद करो उसको, 1 2 2 1, 1 2 2 1। इस कोड से भी ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, 1 2 2 1। ओके, चलिए नाउ पुट द वैल्यूज। तो M1 और M2 की वैल्यू तो 3 और 4 है। कितनी जगह पुटअप होगी? 8 जगह। 3 4, 3 प्लस 4, इधर आओ, इक्वल टू 3 4 3 प्लस 4। ये तो 8 जगह पुटअप हो गई, 4 इधर 4 इधर। अब x1 और x2 इधर पुटअप करो और y1 और उल्टा x2 और x1 इधर पुटअप करो और y2 और y1 इधर पुटअप करो। तो बताओ x2 और x1 कौन होंगे? x2 तो हो जाएगा 2 और x1 हो जाएगा माइनस। तो 2 और -2 तो यहाँ पुटअप करो, इंटू 2 इंटू -2 इंटू 2 इंटू माइनस। और y1 और y2 कौन कौन होंगे? y1 तो हो जाएगा, y2 तो हो जाएगा -4 और y1 हो जाएगा -2। तो -4 और -2 वहां पुटअप करो, -4 एंड -2 यहाँ पुटअप करो, और फाइनली ऐड देम इन द न्यूमरेटर सेक्शन, ऐड देम इन द न्यूमरेटर सेक्शन। डन? ओके, चलो भी सॉल्व करो। 3 2 6, 4 इंटू -2 इज 8, 3 प्लस 4 इज 7। इधर आओ, 3 इंटू -4 इज -12, -8 डिवाइडेड बाय 7। 6 minus 8 is -2 by 7 और -20 by 7। So these are the final answers। अगर ये रेशियो होता ना बेटा, तो मैं 7 से 7 काट भी सकता था और रेशियो लिख देता 2:, माइनस से माइनस काट के 2:20। बट ये रेशियो नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स है, तो कोऑर्डिनेट्स में कुछ कटता नहीं है, जो रहता है, जो बचता है वही रहता है हमारा आंसर। ठीक है, तो फाइनली मैं इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देता हूं। हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर, मैच हो गया ना आंसर की से, of the point of division, of the point of division, that is point P R R। गलत है? कोई कह रहा था गलत है। -2/7 कॉमा, गलत है क्या? सही है, -2/7 कॉमा -20/7। हो गया नोट डाउन? चले लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। होमवर्क नहीं हुआ ये वाला आपका? तो फिर why are you not present in the class? Mentally, physically you are present although, but you are not mentally present in the class। जब हमने स्टार्ट ही किया था, 3 क्वेश्चंस बाकी है, 2 कर लिए तो एक ही बचेगा ना। तो दिस शोज योर मेंटल एब्सेंस फ्रॉम द क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है हमारा पहले ही, एंड वी आर अप टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 गलती से इस एक्सरसाइज में रखा हुआ है।
इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, इसमें ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का एरिया पता करना है। रोम्बस कैसा दिखता है ये पता है सबको? क्या होता है रोम्बस? क्या होता है रोम्बस? क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ए पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। ठीक है, और उसकी खास बात क्या होती है? इसके चारों साइड्स इक्वल होती है, बट चारों एंगल्स इक्वल होने की गारंटी नहीं होती है। चारों एंगल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हाँ, लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल होने की गारंटी होती है। तो जब गारंटी नहीं है तो मैं स्क्वायर नहीं बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे टेढ़ा बनाऊंगा ताकि चारों एंगल इक्वल ना हो, केवल अपोजिट एंगल्स ही इक्वल हो। सो दिस इज द रोम्बस। लेट्स से रोम्बस के हम वर्टिसेस मान लेते हैं एबीसीडी, और उसने क्या दे रखे हैं वो ऑर्डर में लेना। देखो लिखा हुआ भी है टेकन इन ऑर्डर। तो टेकन इन ऑर्डर है तो या तो आप ए बी सी डी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो, या फिर आप ए बी सी डी ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो, पर ऑर्डर नहीं ब्रेक कर सकते। सो वी विल गो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये ले लो, बी के ले लो, सी के ले लो और डी के ये ले लो। ऑर्डर नहीं ब्रेक करना, क्योंकि ऑर्डर ब्रेक करा तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, 3,0 4,5 -1,4 एंड डी के क्या है माइनस। तो रोम्बस बन गया हमारा। अब उसने क्या कहा, इसका एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक बिल्कुल बेसिक सदाबहार फॉर्मूला आपने हिंट में भी दे रखा है, आपको याद रखना है। क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट करके उसका आधा कर दो, इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट करके उसका आधा कर दो। तो 2 डायगोनल बनाने पड़ेंगे फिर आपको। कृतिका, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते? तो सारे साइड्स इक्वल है तो वो तो स्क्वायर बन गया ना। मैं स्क्वायर के थोड़ा ना पूछ रहा हूँ, सारी साइड्स तो इक्वल है ना, सारी साइड्स तो आज भी इक्वल हैं, तो डायगोनल्स तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अभी इस समय ये एक रोम्बस है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अब आप ये बताओ कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं क्या, एसी और बीडी? नहीं है। तो कब इक्वल होंगे? पैरेललोग्राम कल था, कल थे क्या डायगोनल्स इक्वल? वो भी बाइसेक्ट ही कर रहे थे। इक्वल कब होंगे? जब स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। देखो ये ऐसे खिसका हुआ है, ये सीधा हो जाए, तो जब ये ऐसे खिसका हुआ है तो ये डायगोनल बड़ा है और ये छोटा है। अब इसको वापस पोजीशन में ले आओ तो बराबर डायगोनल्स हो जाएंगे। तो बराबर पोजीशन में रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। समझे क्या? ओके, चलो तो ये दोनों डायगोनल्स अनइक्वल हैं, तो मुझे दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, और लेंथ निकालने का तरीका इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से डायगोनल एसी बीडी निकालो और फिर ये फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो। द 4 vertices of rhombus ABCD are given as, हिंदी में बोलते हैं रोम्बस को समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि चारों साइड्स बराबर। सम मतलब इक्वल, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, तो यानी कि इसके चारों साइड। वो सम का मतलब इंग्लिश में जोड़ना होता है, लेकिन सम का मतलब हिंदी में बराबर होता है। सम विषम सुना होगा ना आपने? नहीं सुना? हाँ, तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो ना, अंग्रेज हो। हाँ, मैं हिंदी वाले तो है ना। द 4 vertices of rhombus ABCD आर, मातृभाषा को मत भूल जाना भाई। ए 3,0, बी 4,5, सी -1,4 एंड डी -2, क्या हुआ? क्या कह रहा है ये? वही बताना। ऐसे बोल रहा है कि प्रूव। यस, ये हो गया। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, 2 डिस्टेंस निकालनी है आपको, ऐसा नहीं कि 6 निकालनी। डिस्टेंस AC केवल डायगोनल्स की लेंथ चाहिए ना आपको, तो डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस BD। तो बहुत देर के बाद ये आ रहा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद है सबको? दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर का सम का
ठीक है, देखो मुझे एक चीज बताओ, जो लेंथ होती है उसकी यूनिट जो होती है वो लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है? लेंथ लीनियर होती है, एरिया क्वाड्रेटिक होता है, वॉल्यूम क्यूबिक होता है। तो ये लेंथ है ना, ये लेंथ है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होनी चाहिए, लेकिन हमने कर दिया इसका स्क्वायर, तो डिग्री हो गई 2। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कर देते हैं स्क्वायर रूट, ताकि वापस डिग्री हो जाए 1। समझ गए क्या? लेंथ की फाइनल डिग्री 1 होनी चाहिए ना, तो हमने स्क्वायर करने से उसकी डिग्री तो 2 हो गई, तो एरिया बन गया, तो इसलिए हमने वापस रूट लगा दिया ना, तो वापस डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। तो करो x2 माइनस x1 यानी c माइनस ए, c माइनस ए करेंगे तो -1 -3 एंड 4 -0, -1 -3 and 4 -0. So it is -4 का square and it is 4 का square. -4 का square is, and it is also, so it is 4√2 units. ठीक है, आगे बढ़ो। डिस्टेंस BD, डिस्टेंस BD। अब दोबारा फॉर्मूला मत रखो, चलो सीधे ही D माइनस B करते हैं। D माइनस B करो तो -1 -5, सॉरी x2 माइनस x1 पहले करेंगे, -2 -4 -1 -5। D माइनस B करना है, -2 -4 and -1 -5. So it is -2 -4 is -6 का होल स्क्वायर, -1 -5 is -6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 plus 36, so it will be equal to 6√2. क्लास 9 6√2 यूनिट्स। चलिए क्लास 9 आ जाओ 2 मिनट में। 6√2 6√2, ओके, और सॉरी 4√2 6√2, दोनों डायगोनल्स मिल गए हमको। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, देखो उसने भी हिंट दे रखा है, और आपको ऐसे अज्यूम करना है कि हमको लेकिन एग्जाम में कोई हिंट नहीं मिलेगा, हमको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला इज 1/2 into प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, 1/2 into प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। आपको पता है स्क्वायर भी एक तरीके का रोम्बस होता है, पता है ना? तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला काम करेगा, समझ गए? स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है ना? आप कभी स्क्वायर है आपके सामने और उसके डायगोनल्स भी गिवन है, तो आप इस फॉर्मूला से स्क्वायर का एरिया भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर इज आल्सो ए रोम्बस, ठीक है? ओके, सो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स कौन कौन से हैं? AC और BD। तो इट इज लाइक 1/2, AC डायगोनल की लेंथ क्या निकाली थी हमने? 4√2, और BD की ये √2 और 2 तीनों कट गए, 2√2 कट गए, क्योंकि √2 into √2 2 होता है, और 2 से 2 खत्म, 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया स्क्वायर यूनिट्स। आंसर चेक करो। So this was the easiest of all in this exercise. कल अगर आप आधे घंटे तक डाउट पूछे तब तो ठीक है, लेकिन आधे घंटे से पहले अगर डाउट्स खत्म हो गई आपकी तो फिर कल ही टेस्ट होगा। मैं क्यों धीरे धीरे, जैसे जैसा जैसा होना चाहिए वैसे होना होगा, तो ऐसा तो नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला को 1 घंटे तक चलाते रहूंगा। फोटो, हाँ डाउट्स की फोटो भेज देना ग्रुप के अंदर, अगर फोटो आई तो ही आपका डाउट डिस्कस होगा, जिसने फोटो नहीं भेजी उसका डाउट डिस्कस। अगर नई बुक में से आप डाउट देख रहे हो तो उसकी फोटो आज के आज ही ग्रुप में पोस्ट करनी है, ओके कृतिका? अगर है तो एग्जाम्पल्स हो तो भी पूछ लेना कल इस चैप्टर के डाउट्स में हो तो। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.